हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब राणा कुंभा के बारे में हमारी कल एक कक्षा हो चुकी थी, उसमें बहुत सारी बातें हमने राणा कुंभा की जान ली थी, जिसमें उसके प्रारंभिक युद्ध और आसपास की जो उसके जो मुस्लिम सत्ता थी उसके साथ में, या उसके आसपास में समकालीन जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ उसका किस प्रकार से व्यवहार रहा, उनके बारे में हम जान चुके थे। उसके बाद में उनकी उपाधियों के बारे में हमने जाना था। उसके बाद में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसके बारे में जाना था। उसके बाद में हमने जो जाना था विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, इन तमाम बातों के बारे में हमने जान चुके थे। आज हम राणा कुंभा को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आज की कक्षा में। तो देखो, सर्वाधिक दुर्ग हमने पढ़ा था कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का, यहीं लिख देता हूं मैं, कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक तो वो कहते हैं बेटा आपके राणा कुंभा। लेकिन राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में यदि किसी ने सर्वाधिक दुर्ग बनाए हैं तो किसने बनाए हैं, तो राणा कुंभा ने। यानी कि सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए हैं, राणा कुंभा ने सर्वाधिक दुर्ग बनाए हैं। अब देखो, इसके बाद में लिखा हुआ है वीर विनोद। तो वीर विनोद के लेखक थे बेटा श्यामल दास। कौन थे, श्यामल। वीर विनोद एक वीर विनोद क्या है, वीर विनोद एक ग्रंथ है। तो वीर विनोद के लेखक थे बेटा श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं। कितने, 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए थे, तो वो आपकी कुंभा ने बनवाए थे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से, कहां पर की बात कर रहा है ये, मेवाड़ की, ठीक है, केवल मेवाड़ की बात कर रहा है कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखो हम बात करते हैं जनक की। हम बात करते हैं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है, हम बात कर चुके हैं। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है बेटा आपके कुंभा। कौन है, स्थापत्य कला का जनक कौन है, राजस्थान में कुंभा है। जबकि भारत लेवल की हम बात करें कि भारत में स्थापत्य कला का जनक किसका समय माना जाता है, तो शाहजहां का जो समय था, यानी कि भारत में स्थापत्य कला का जनक किसको बोलते हैं, तो भारत में स्थापत्य कला का जनक शाहजहां को बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि राणा कुंभा किससे प्रेम करता था, तो ये वीणा वादक था। क्या था, इसके बारे में हम कल भी जान चुके थे कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था, तो राणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। यानी कि वीणा वाद्य यंत्र राणा कुंभा बजाया करता था। इसके बाद में देखो, सर्वाधिक दुर्गों की हम बात करें, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए हैं, तो राणा कुंभा ने बनाए हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम जानना चाहिए कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए हैं। यानी कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग तो बेटा आपके कुंभा ने बनाए हैं, जबकि मारवाड़ की हम बात करें कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए हैं, तो वो थे आपके मालदेव। याद रह जाएगा, उम्मीद करता हूं आपको याद रह जाएगा। देखो, कुंभा की हम बात करें तो कुंभा किसका प्रेमी था, तो कुंभा वीणा वादक था। यानी कुंभा को वीणा बजाना सबसे अच्छा लगता था। इसके बाद में सर्वाधिक दुर्ग मेवाड़ में या राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए हैं, तो राणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनवाए। अब देखो, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कौन है बेटा, श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद में देखो, जनक की हम बात करें कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक बेटा आपके राणा कुंभा है। इसके बाद में हम बात करें भारत लेवल की कि भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो भारत में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है शाहजहां को। किसको माना जाता है, शाहजहां को माना जाता है। सर्वाधिक दुर्गों की हम बात करें कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए हैं, तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाए हैं। जबकि मारवाड़ की हम साथ ही साथ बात करें कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए हैं, तो मारवाड़ में बेटा सर्वाधिक दुर्ग बनवाए हैं आपके मालदेव ने। देखो, आगे इसके हम बात करते हैं कि सर्वाधिक दुर्ग बनवाए हैं तो कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनवाए हैं, उन दुर्गों की हम बात करते हैं। तो बहुत सारे दुर्ग बनवाए हैं मेवाड़ में बेटा महाराणा कुंभा ने। तो सबसे पहले कुंभा के द्वारा हम बात कर लेते हैं यहां पर। कुंभा कुंभा के द्वारा बनाए गए
दुर्ग, कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग। ठीक है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा, कुंभा के नाम पर ही है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तविक रूप से या आधुनिक रूप से जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका शिल्पी कौन था। कई बार पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का बेटा शिल्पी था आपके मंडन। कौन था? मंडन। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया और इसका शिल्पी कौन था? तो मंडन था। देखो इसके बाद में हम बात करें, कुंभलगढ़ है, इसके बाद में आता है बेटा एक बसंतगढ़। बसंतगढ़, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण भी आपके राणा कुंभा ने करवाया है। कहां पर? सिरोही में। इसके बाद में आता है अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? तो ये भी आपके सिरोही में है। ठीक है, इसके बाद में आता है 4 नंबर मचान। जो मचान दुर्ग है इसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया था, ये भी बेटा आपके सिरोही में ही है। इसके बाद में देखो एक आता है भोमट। भोमट दुर्ग ये कहां पर है? तो भोमट दुर्ग बना हुआ है बाड़मेर में। जो भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था वो भी आपके कुंभा ने करवाया था। इसके बाद में बेराट, जो बेराट दुर्ग है, बेराट दुर्ग कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। देखिए बदनौर भीलवाड़ा में बेराट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में बेराट दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो तो चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण। अब देखो कि राणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनवाए उनकी हम बात करें तो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। कौन सा दुर्ग बनवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। इसके बाद में बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है, मचान है, बोमट है, बेराट है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बेटा कुंभा ने आधुनिक निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है, इनको बार बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। जैसे कुंभलगढ़ है, बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है, इसके बाद में मचान है, बोमट है और बेराट है। और चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया। देखो हम कुंभलगढ़ दुर्ग की कुछ बातें करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो बेटा कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने बनवाया था। और इसका शिल्पी कौन था? तो मंडन था। बेटा इसकी जो दीवार है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है वो कितने किलोमीटर की लंबी है? तो 36 किलोमीटर लंबी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कितनी लंबी है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान की सबसे लंबी, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? वो आपकी कुंभलगढ़ है। जबकि बात करें विश्व की कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो बेटा वो आपके है चीन की दीवार। कौन सी है? चीन की दीवार। जबकि हम बात करें भारत की कि भारत में सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी दीवार है उसे बोला जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी दीवार कौन है? कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार बनी हुई है 36 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ये राजस्थान की सबसे लंबी दीवार है। इसके बाद में हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी? तो चीन की दीवार है बेटा। और भारत में सबसे लंबी दीवार कौन सी, जिसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? भारत की जो सबसे लंबी दीवार है उसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग की हम और बात करें तो इसका शिल्पी हम बात कर चुके हैं कि इसका शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का बेटा इंजीनियर बोल सकते हो आप या इसको शिल्पी बोल सकते हो। तो शिल्पी या इंजीनियर कौन था? मंडन था। इसके बाद में देखो दरवाजा, यानी कि इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? तो वो है आपके भैरव। देखो
कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो आपके भैरव पोल है। अब देखो, अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है इसमें बेटा, जैसे ये कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर बना हुआ है कटारगढ़। क्या बना हुआ है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? इस कटारगढ़ दुर्ग में भी ऊपर की तरफ बना हुआ है बादल महल। कौन सा? इस कटारगढ़ के अंदर, कटारगढ़ में सबसे अंत में जो बना हुआ है उसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। और इस बादल महल में बेटा एक जगह है जिसका नाम है जूना कचहरी। ध्यान से समझना, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें सबसे अंत में सबसे ऊपर को क्या बना हुआ है? कटारगढ़, यानी कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अब देखो, इस कटारगढ़ के अंदर सबसे अंत में कौन सा है? बादल महल है। अब इसका नाम बादल क्यों है? कि ये जब बरसात के दिनों में बादलों को टच करने लग जाता था, इस प्रकार से एहसास होता है, इस कारण इसका नाम क्या है? बादल महल। और बादल महल है, बादल महल में भी एक जगह है जिसका नाम है जूना कचहरी। अब बेटा ये जूना कचहरी हमने क्यों पढ़ा है? तो जूना कचहरी हमने इसलिए पढ़ा है कि यहाँ पर इस जगह कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में, उसके भी अंदर बादल महल में, बादल महल के भी अंदर जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब? 9 मई 1540, जिसको हम बोलते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी कि वार था उस दिन रविवार। याद रह जाएगा कि बादल महल या जूना कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। हिंदी महीने के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, यानी कि रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अब जो ये कटारगढ़ है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा मेवाड़ की आंख। ठीक है, मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं? तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं कि आंख क्यों बोलते हैं? कि बेटा ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इससे पूरे मेवाड़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि इतनी ऊंचाई पर कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सभी चीज़ों को, मेवाड़ की सभी चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग बन गया तो इसको क्या बोलते हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली बोलते हैं, कि राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली। कि मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली किसको बोलते हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को बेटा मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं। तो हमने ये बात जान ली कि संकटकालीन स्थिति किसको बोलते हैं, तो आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। और देखो हम बात करें कि कुंभा के समय राजधानी क्या थी? तो कुंभा के समय बेटा राजधानी थी आपकी कुंभलगढ़। कौन सी थी? कुंभा के समय राजधानी क्या थी? राजधानी हमने पहले ही कक्षा में जान चुका है कि राजधानी किसके समय क्या थी। ठीक है, पहले राजधानी नागदा थी, फिर आलू रावल या आहड़, क्या बोलते हैं, आलू रावल के समय आपकी क्या हो गई थी? आहड़ हो गई थी। जैत्र सिंह के समय चित्तौड़गढ़ थी। कुंभा के समय कुंभलगढ़ थी। इस प्रकार से राजधानियां बनी थी। लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट था कि चित्तौड़गढ़ राजधानी पहली बार किसके समय बनी थी? तो जैत्र सिंह के समय बनी थी। अब देखो कुंभा के समय राजधानी क्या है? तो कुंभा के समय बेटा मेवाड़ की जो राजधानी थी वो थी आपकी कुंभलगढ़। कौन सी थी? मेवाड़ की राजधानी आपकी कुंभलगढ़ थी। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हो चुका है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने एक बात कही है। अब्बुल फजल ने एक बात कही है कि इस दुर्ग को नीचे से देखने पर, यदि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। यानी कि इस दुर्ग को हम पूरी भाषा में लिखे तो इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी ठीक है। इसके बाद हम देखो एक और बात करें तो तोड़ने। अब्बुल फजल ने तो कहा है कि इस दुर्ग को नीचे से यदि ऊपर की ओर देखा जाता है
तो सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती, इतना ऊंचा ये बना हुआ है। जबकि टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा है, तो इसने कहा है एस्ट्रो, यानी कि एस्ट्रो स्कोल, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग को टोड ने क्या कहा है, एस्ट्रो स्कोल कहा है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। देखो आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो हमने कल जाना था कि कुंभा की हत्या किसने की थी, तो इसका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था उदा, यानी कि मेवाड़ दुर्ग के मेवाड़ में ही एक कुंड है जिसका नाम है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड में उदा ने, ठीक है, इसको भी रख कर देते हैं हम। इसकी हत्या की बात कर लेते हैं कि मृत्यु कैसे हुई। तो इसकी मृत्यु होती है, इसका पुत्र था जिसका नाम था उदा। उदा ने क्या किया, कुंभा एक बार खड़ा हुआ था कहां पर, मामादेव कुंड के पास में, यानी कि कुंभा एक बार मामादेव कुंड के पास में खड़ा हुआ था। तो इसका पुत्र कौन था, उदा। उदा ने कुंभा के धक्का मारा, यानी कि कुंभा के धक्का मारकर मामादेव कुंड में कौन गिर गया था, आपके कुंभा गिर गया था। ठीक है, और कुंभा की हत्या किसने कर दी, अपने पुत्र ने, इसके अपने पुत्र ने कुंभा की हत्या कर दी। इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता। ठीक है, मेवाड़ का पितृहंता किसको बोलते हैं, उदा को बोलते हैं। जबकि हमने बात की थी अजमेर के जो चौहान वंश है उनका पितृहंता किसको बोलते हैं। ठीक है, जबकि मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को बोलते हैं। जबकि जो हमने बात की थी कि चौहानों का पितृहंता कौन था, तो जगदेव था। कौन था, जगदेव था। इस प्रकार से ये पितृहंता थे। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन हो गया, तो मेवाड़ का पितृहंता हो गया बेटा आपके उदा। कौन हो गया, उदा। अब देखो आगे हम बात करते हैं कुंभा के द्वारा इसके बाद में कुछ और कार्य करवाए गए। क्या कार्य करवाए गए कुंभा के द्वारा, तो कुंभा के द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। कुंभा के द्वारा मंदिर, यानी कि कुंभा के द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाए गए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखो बात करते हैं कि कुंभा ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया। सबसे पहले हम बात करें तो कुंभा ने करवाया था बेटा अपने ही नाम पर कुंभ स्वामी मंदिर, यानी कि कुंभा ने अपने ही नाम पर भीलवाड़ा में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, भीलवाड़ा में अपने ही नाम पर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखो मीरा मंदिर, मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। वास्तविक में यहाँ पर यह मंदिर था, इसको कुंभा मंदिर ही बोलते थे, लेकिन इसमें मीरा बैठकर क्या करती थी, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इस कारण इसको आगे चलकर क्या कहा गया, तो इसको मीरा मंदिर कहा जाने लगा। इसके बाद में देखो द्वितीय मालवा विजय के उपलक्ष्य में, यानी उसकी खुशी में कुंभा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था कुशाल माता, यानी कुशाल माता का मंदिर भी उसने भीलवाड़ा में करवाया था। भीलवाड़ा, यानी कि भीलवाड़ा में उसने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट श्रृंगार चौरी मंदिर। श्रृंगार चौरी मंदिर, ध्यान रखना है कि श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण मेवाड़ में राणा कुंभा ने करवाया था। जबकि आप एक नाम सुनते होंगे जिसका नाम था श्रृंगार चौकी, ये क्या थी, तो ध्यान रखना श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने मेवाड़ में करवाया था। जबकि ये श्रृंगार जो चौकी है ये किस दुर्ग में है बेटा, तो श्रृंगार चौकी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो हुआ है रणकपुर के जैन मंदिर। किसका, 5वें नंबर पर हम बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका निर्माण किसने करवाया, तो कुंभा के 2 जैन व्यापारी थे जिनमें एक का नाम था धन्ना, एक का नाम था रत्ना। ठीक है, कुंभा के 2 जैन व्यापारी थे जिनमें एक का नाम था धन्ना और एक का नाम था रत्ना, यानी कि कुंभा के इन दोनों जैन व्यापारियों ने रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखो इसका शिल्पी कौन था, इसकी बात कर लिया हम कि रणकपुर के जो जैन मंदिर बने हुए हैं उनका शिल्पी कौन है, तो इनका शिल्पी है बेटा आपके देपाक। कौन था, देपाक था। किस नदी के किनारे, तो मथाई नदी।
रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे बने हुए हैं। इसका शिल्पी कौन था? तो देवपाग था। यानी रणकपुर के जैन मंदिरों का मंदिर जो बने हुए हैं उनका शिल्पी कौन था? देवपाग था। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, महाराणा कुंभा के द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे पहला मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। कहाँ पर बनवाया? भीलवाड़ा में। यानी कुंभा के द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण भीलवाड़ा में करवाया। इसके बाद में मीरा मंदिर का निर्माण भी कुंभा के द्वारा ही करवाया गया मेवाड़ में। कुशाल माता का मंदिर, द्वितीय मालवा विजय की खुशी में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण भी बदनौर भीलवाड़ा में कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद में हम बात करें श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण भी कुंभा के द्वारा करवाया गया। जबकि साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार चौकी कहाँ पर बनी हुई है? तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इसके बाद में रणकपुर का जैन मंदिर कुंभा के समय ही बनते हैं। कुंभा के समय रणकपुर के जैन मंदिर बनते हैं और इसके दो जैन व्यापारी थे, जिनका एक का नाम था धन्ना और दूसरे का नाम था रत्ना। यानी कि जैन व्यापारी धन्ना और रत्ना के द्वारा जो है रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो देवपाग था बेटा आपकी। कौन था? देवपाग था। और किस नदी के किनारे बने हुए हैं? तो मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे एक रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं। तो ये थे बेटा आपके महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए मंदिर। क्या थे? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए मंदिर। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अब हम कुछ कुंभा का साहित्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साहित्य। कुंभा का हम कुछ साहित्य जानते हैं। हम जानेंगे कुंभा का साहित्य। अभी हमने पढ़ लिया कुंभा का स्थापत्य कला, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक क्यों बोलते हैं। आपने देख लिया इन्होंने कितना स्थापत्य कला में कार्य किया था। यानी कि स्थापत्य कला को विकसित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कुंभा के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। अब देखो कुंभा के हम साहित्य की बात करें तो कुंभा ने क्या किस प्रकार का साहित्य लिखवाया है। और देखो हम बात कर लेते हैं कुंभा के साहित्य में। सबसे पहले आता है बेटा आपके कुंभा के संगीत गुरु। यानी कि कुंभा के गुरु कौन थे? तो कुंभा के सबसे पहले आते हैं गुरु। तो बेटा कुंभा के जो गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। कौन था? कुंभा के गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा किसका प्रेमी था? वीणा वादक। यानी कि कुंभा क्या बजाता था? कुंभा वीणा वादक बजाता था। देखो अब इसके बाद देखो कुंभा ने कौन कौन से साहित्य लिखवाए हैं। खुद ने भी लिखे हैं कुछ साहित्य, खुद ने भी लिखे हैं और कुछ इसके दरबार में भी रहते तो उनके द्वारा भी लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत राज। किसकी बात करेंगे? संगीत राज। संगीत राज का जो निर्माण हुआ है या संगीत राज जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो कुंभा के द्वारा ही लिखा गया है। संगीत राज। इसके बाद में एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य। इसके बाद में संगीत मीमांसा। कौन सा है? संगीत मीमांसा। इसके बाद में है बेटा आपके संगीत सुधा। संगीत सुधा। इसके बाद में है सुड़ प्रबंध। कौन सा है? सुड़ प्रबंध। और एक है आपके कामसार रतिसार। ठीक है। यानी कि कामसार रतिसार। कुंभा ने अपने शासनकाल में कुछ साहित्य लिखवाया जिनमें सबसे पहला आता है संगीत राज। संगीत राज की रचना कुंभा के समय हुई थी। देखो संगीत राज जो ग्रंथ लिखा गया था वो कुंभा के समय लिखा गया था और इसमें कितने भाग थे? तो इसमें 5 भाग थे। इसके बाद में कुंभा के समय एक लिंग महात्म्य का निर्माण करवाया गया। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुड़ प्रबंध और कामराज रतिसार ये किसके समय लिखे गए हैं? तो कुंभा के समय ये लिखे गए हैं। देखो आगे हम बात करें तो सबसे पहले इसके बाद में हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि कुंभा के समय लिखी गई टीकाएं। कि कुंभा के समय 3 टीकाएं लिखी गई थी। टीकाएं की हम बात करते हैं तो कुंभा के समय 3 टीकाएं लिखी गई थी। सबसे पहले आता है संगीत। सबसे पहले जो टीका लिखी गई उसका नाम था आपके संगीत रत्नाकर। कुंभा के समय संगीत रत्नाकर टीका लिखी गई। साथ में रसिक प्रिया टीका लिखी गई। साथ में चंडी शतक टीका लिखी गई। यानी कुंभा के समय 3 टीकाएं लिखी गई। इसमें पहली है संगीत रत्नाकर टीका लिखी गई, चंडी शतक टीका लिखी गई और रसिक प्रिया टीका लिखी गई। अब इसमें से जो रसिक प्रिया टीका है वो जयदेव के गीत गोविंद पर लिखी गई थी, ध्यान रखना है। और एक लिखी गई थी आपके चंडी शतक।
सॉरी, चंडी शतक। इसके बाद में लिखी गई थी, एक लिखी गई थी रसिक प्रिया, यानी कि रसिक प्रिया। अब ध्यान रखो, कुंभा के समय 3 टिक्काएं लिखी गई है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है? ये लिखी गई थी बेटा जयदेव के गीत गोविंद पर, यानी कि जयदेव के गीत गोविंद पर जो है टिक्का लिखी गई, कौन सी? रसिक प्रिया। ध्यान रह जाएगा। अब देखो इसके बाद में हम बात करें कि कुंभा के, इनको लिख लीजिए आप। इसके बाद में हम एक बात और करते हैं कि कुंभा के दरबार में कौन कौन से दरबारी रहा करते थे। कुंभा के दरबार में, कुंभा के दरबार में दरबारी कह सकते हो आप या विद्वान बोल सकते हो, ठीक है। कि कुंभा के दरबार में कौन कौन से दरबारी रहते थे या कौन कौन से विद्वान कुंभा के दरबार में रहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, वही इसका प्रसिद्ध व्यक्ति है दरबार में जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है निर्माण करवा, क्या किया था? शिल्पी था उसका, कौन? मंडन। मंडन की सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कुंभा का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है वो था आपके मंडन। मंडन ने क्या क्या लिखा है? तो मंडन ने लिखा है बेटा राजवल्लभ मंडन। किसने लिखा है? तो मंडन ने लिखा है। इसके बाद में देखो, एक लिखा है मंडन ने शकुन मंडन। कौन सा लिखा है? यानी कि इसने लिखा है शकुन मंडन। एक लिखा है बेटा इसने प्रसाद मंडन। इसने एक लिखा है वेद मंडन। कौन सा लिखा है? वेद मंडन। इसके बाद में एक लिखा है कोदंड मंडन, ठीक है। ये तो बेटा इन्होंने लिखे हैं, मंडन ने लिखे। इसके बाद में देवमूर्ति प्रकरण, ये किसने लिखा है? तो देवमूर्ति प्रकरण भी आपके मंडन ने लिखा था। इसके बाद में देखो वास्तुसार, इंपॉर्टेंट है, सभी याद करने पड़ेंगे मंडन ने क्या क्या लिखा है। तो मंडन ने लिखा है राजवल्लभ मंडन, शकुन मंडन, प्रसाद मंडन, वेद मंडन। इसके बाद में कोदंड मंडन, ये किसने लिखा है? मंडन ने लिखा है। देवमूर्ति प्रकरण, ये भी मंडन ने लिखा है। इसके बाद में वास्तु जो सार लिखा था वो भी किसने लिखा था? मंडन ने। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि राजवल्लभ मंडन, शकुन मंडन, प्रसाद मंडन और वेद मंडन और कोदंड मंडन, ये किसने लिखे थे? तो मंडन ने लिखे थे। अब देखो इसके बाद में हम एक और बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो आगे हम बात करते हैं मंडन का एक तो आता है पुत्र। कौन आता है? एक तो मंडन का आता है बेटा आपके पुत्र, और मंडन का जो पुत्र था उसका नाम था आपके गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। गोविंद ने बेटा इंपॉर्टेंट 3 ग्रंथ लिखे हैं। कौन से? गोविंद ने महत्वपूर्ण रूप से 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रंथ आता है कलानिधि उद्धार धोरणी, यानी कलानिधि उद्धार धोरणी, इनकी हम बात करते हैं। कलानिधि उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका। दूसरा कौन सा था? द्वार दीपिका। कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार, ठीक है। ये किसने लिखे थे? मंडन ने ये लिखे हैं, और मंडन का पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद ने लिखे हैं बेटा 3 ग्रंथ, कुंभा के समय 3 ग्रंथ लिखे हैं महत्वपूर्ण, कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी। याद रह जाएगा, कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी, ये था बेटा। इसके बाद में एक व्यक्ति और था, एक था बेटा मंडन का भाई। कौन था? मंडन का पुत्र हो गया तो अब मंडन के भाई की बात करते हैं। और मंडन का भाई था बेटा नाथा। कौन था? नाथा। नाथा ने क्या लिखा? नाथा ने एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वास्तु मंजरी। कौन सा लिखा है? वास्तु, इंपॉर्टेंट है। इसका पुत्र था, उसने तो लिखा था आपकी कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, 3 ग्रंथ लिखे थे। और इसका भाई था नाथा, उसने क्या लिखा था? वास्तु मंजरी लिखा था। देखो बेटा आगे हम चले। अब देखो, अब हम बात कर चुके हैं कुंभा जी की, पूरी बातें कर चुके हैं कि कल तो हमने जाना था उनका प्रारंभिक जीवन वगैरह के बारे में जाना था, उनके प्रारंभिक युद्धों के बारे में जाना था, किस किस प्रकार के युद्ध किए, विजय स्तंभ का निर्माण कब किया, कैसे किया, सभी के बारे में हमने जान चुका थे। आज हम उनके साहित्य के बारे में भी जान चुके हैं, स्थापत्य कला के बारे में भी जान चुके हैं। अब देखो कुंभा के बाद में कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई? तो कुंभा की जो हत्या की गई थी वो की थी बेटा उदा ने। किसने की थी? उदा ने। और उदा को ही बोलते हैं, उदय
कर्ण। क्या बोलते हैं? उदा को बोलते हैं बेटा उदयकरण। इसके बाद में कुंभा के बाद में शासक बन जाएगा 1468 में ये शासक बन जाएगा और 1473 तक शासक बन जाएगा, लेकिन नाम मात्र का शासक है ये। क्यों? अब देखो इसने क्या की, कुंभा की हत्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृ। मैं वैसे बता चुका हूँ आपको ये बातें पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि इसका एक भाई था जिसका नाम था आपके रायमल। क्या नाम था? इसका एक भाई था जिसका नाम था रायमल। जैसे इसने अपने पिता की हत्या की, रायमल के और उदा के मध्य विवाद होता है बेटा, ठीक है। जब विवाद हुआ तो ये कहां पर चला गया? तो ये चला गया आपके मांडू। कौन? उदा। कहां पर चला गया? तो उदा चला गया था आपके मांडू, और मांडू में जाने के बाद में वहां पर बिजली गिरने से उदा या उदयकरण की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हत्या नहीं, हत्या तो कोई मारते हैं उनको बोलते हैं बिजली गिरने से। बिजली गिरने से इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उदा के बाद में जो शासक बना वो बना था आपके रायमल, ठीक है। रायमल के बाद में शासक बनेंगे, उनकी हम कल चर्चा करने वाले हैं। रायमल की भी हम कल ही चर्चा करने वाले हैं। और रायमल के 4 पुत्र थे, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष होगा। उसके बाद में बनेगा बेटा राणा संग्राम सिंह। कौन बनेगा? राणा संग्राम सिंह। और राणा संग्राम सिंह बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक था, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी राणा कुंभा की पूरी कक्षा। मुझे उम्मीद है कि आपको कक्षा पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नया वीडियो आपके सामने जब भी आता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।